सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न यू। कुछ नेटवर्किंग इशू की वजह से आज लाइव क्लास नहीं हो पा रहा, इसलिए आज रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। कल भी शायद रिकॉर्डेड मिले नहीं, तो सुबह में अराउंड 11 या 11:30 बजे के आसपास लाइव लेक्चर हम लेंगे, ठीक है। तो उसे शेड्यूल कर दिया जाएगा आपको सुबह अराउंड 8 बजे के अराउंड आपको कम्युनिटी पोस्ट पे आपको मिल जाएगा कितने बजे आना शेड्यूल होगा कल की क्लास का। तो होप कि आप अच्छे होंगे, घर पे आराम से सेफ होंगे, ठीक है। तो पहले एक बार रिकैप ले लेते हैं, पिछले सेशन में हमने क्या किया था। पिछले सेशन का एक रिकैप ले लेना। तो पिछले सेशन में हमने हर तरह के जो कंडीशन स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। उसमें एक चीज छूट गया था, वो था हमारा स्विच केस। स्विच केस के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया हुआ था। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? हमने डिस्कस कर लिया था इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट भी डिस्कस कर लिया था, और नेस्टेड इफ। ये तीनों चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। एक बार रिकैप ले लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। तो इफ एल्स क्या होता है? इफ एल्स में जब हमको सिर्फ एक कोई कंडीशन चेक करना होता है, अगर वो ट्रू हुआ तो उसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाए, या फिर अगर गलत हुआ तो जो हमारा एल्स पार्ट में है वो चीज एग्जीक्यूट कर जाए। तो सिर्फ एक कंडीशन को चेक करने के लिए, या फिर सिर्फ क्या बोल सकते हैं, सिर्फ एक रिलेटेड कंडीशन को चेक करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो कल सिंटेक्स बताता है, ब्रैकेट के अंदर जो आपके कंडीशन होते हैं वो आप एक कंडीशन भी लगा सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन कैसे लगाते हैं? मान लीजिए आपने पहला कंडीशन लगा दिया, कंडीशन 1, उसके बाद एंड करके या फिर और करके, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन यू कैन यूज एंड और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर, अगर आपने दो कंडीशन के बीच में एंड ऑपरेटर लगाया तो आपका कंट्रोल क्या करेगा? दोनों ही कंडीशन को चेक करेगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तभी आगे एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो वो फॉल्स आंसर निकाल देगा। और के केस में क्या होता है? वो दोनों में से कोई एक चेक करता है। अगर पहला सही हुआ दूसरा गलत हुआ तब भी एग्जीक्यूट कर जाएगा, या फिर पहला गलत हुआ दूसरा सही हुआ तब भी एग्जीक्यूट कर जाएगा इसके अंदर का। लेकिन अगर दोनों ही आपके फॉल्स होते हैं तब एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दोनों ट्रू होंगे तभी एग्जीक्यूट कर जाएगा। सिर्फ इसमें क्या, और में क्या होता है, जब दोनों फॉल्स होंगे तब आपका इफ के अंदर जो स्टेटमेंट रहेगा, इफ के अंदर जो आपने स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये हमारा गया इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होता है? सिर्फ जब हमें एक सिंगल सेट ऑफ कंडीशंस को चेक करना होता है तब हम क्या यूज करते हैं? इफ का यूज करते हैं। अब दूसरा आता है हमारा इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ क्या किस लिए होता है? जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करने होते हैं। तो आपको इसका सिंटेक्स बताया था, इफ, यहाँ पे आपका कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप उसके स्टेटमेंट्स लिख दोगे। फिर दूसरा यहाँ पे एल्स इफ, यहाँ पे आपका कंडीशन हो जाएगा, स्टेटमेंट लिख दो, फिर लास्ट में अपना एल्स लगा दो, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है? सबसे पहले पहला कंडीशन चेक करेगा। अगर पहला कंडीशन फॉल्स हुआ, ठीक है, मल्टीपल आप कंडीशंस डाल सकते हो, बता दिया है। अगर ये मल्टीपल कंडीशंस फॉल्स हो गए तो ये डायरेक्ट एल्स पार्ट में नहीं जाएगा, ये क्या चेक करेगा? एल्स इफ वाला पार्ट चेक करेगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? उसमें क्या था कि इफ अगर फॉल्स हुआ तो डायरेक्ट एल्स पार्ट में वो कंट्रोल आ जाता है। लेकिन इफ एल्स इफ में क्या होता है कि अगर आपका इफ वाला जो कंडीशन है वो फॉल्स होता है तो डायरेक्ट वो एल्स पे ना आके वो एल्स इफ वाला कंडीशन चेक करता है। तो हिंदी में अगर आप इसको समझे तो क्या बोल रहे हैं? अगर ये है जो आपने इफ लिखा है तो ये है अगर। अगर ये है, अगर ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये फॉल्स हो गया तो आप बोल लो क्या ये भी है या नहीं है, क्या ये है, ठीक है। अगर पहला फॉल्स हो जा रहा है तो आप चेक करो क्या ये दूसरा वाला सही है या नहीं। अब दूसरा वाला सही होता है तो कंट्रोल के पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है एल्स पार्ट में जाने के अलावा, ठीक है। तो क्या करता है? इफ एल्स इफ वाला भी स्टेटमेंट अगर वहां पे आपका फॉल्स हो जाता है तो कंट्रोल क्या करता है? एल्स पार्ट में चला जाता है। तो इफ एल्स कैसे काम करता है? सबसे पहले आपका इफ वाला कंडीशन चेक करेगा। अगर आपका इफ का जो कंडीशन है वो ट्रू हुआ, अगर इफ का आपका कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेगा। बातें क्लियर होती जा रही हैं? सिर्फ विजुअलाइज अभी करते जाओ, प्रोग्राम बनाएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इफ वाला जो स्टेटमेंट है अगर वो ट्रू होता है तो आपके इफ के अंदर के स्टेटमेंट जो होंगे, आपने यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर ये इफ के कंडीशंस आपके फॉल्स हो जाते हैं तो क्या करेगा? वो एल्स इफ वाला पार्ट चेक करेगा, ठीक है। अगर एल्स इफ वाला पार्ट सही हो जाता है तो इसके ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लेगा। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो एल्स पार्ट में जाके वो एग्जीक्यूट करेगा। अब हमें क्या नोट करना है? अब हमें ये चीज नोट करना है कि अगर हम कोई इफ एल्स इफ का स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वहां पे ये चीज नहीं है कि आप लिमिटेड हो एक ही एल्स इफ यूज करने के लिए, आप मल्टीपल एल्स इफ यूज कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा?
वही चीज होगा, पहला अगर फॉल्स हो तो दूसरा एल्स इफ चेक करेगा, ये भी एल्स इफ फॉल्स हो गया तो उसके बाद का एल्स इफ चेक करेगा। तब तक उस एल्स पार्ट पर नहीं जाएगा जब तक आपका इफ कंडीशन टर्मिनेट ना हो जाए या फिर एल्स इफ कंडीशन टर्मिनेट ना हो जाए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है, अगर आप कंडीशन बनाते हो इफ, फिर एल्स इफ बना दिया, फिर उसके बाद आपने एल्स इफ ना बना के इफ बना दिया और उसके बाद एल्स बना दिया, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो इफ वाला है वो इस ब्लॉक के साथ काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड क्या करता है, आपका सिंटेक्स क्या कहता है कि अगर आप इफ एल्स इफ बना रहे हो तो सिर्फ एक इफ होना चाहिए और बाकी जितने भी स्टेटमेंट्स होने चाहिए वो एल्स इफ होने चाहिए, और जो लास्ट वाला आपका डिफॉल्ट वाला होगा वो क्या होना चाहिए, एल्स होना चाहिए। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ, अगर इफ एल्स इफ आप यूज कर रहे हो, सिर्फ आपका टॉप पे एक इफ हो सकता है, अगर आप बीच में कहीं इफ लगा दोगे तो उसके बाद का जो आपका स्टेटमेंट होगा वो दूसरा एक सेट माना जाएगा। समझ में आ गया? तो दोनों चीज समझ में आ गया, पहला इफ एल्स कैसे काम करता है, दूसरा एल्स इफ एल्स इफ कैसे काम करता है, और तीसरा जो हमारे पास है वो हमारा क्या है, नेस्टेड इफ। हमारा क्या है, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मतलब जाली की तरह, एक वेब की तरह काम कर। तो एक इफ के अंदर मल्टीपल इफ कंडीशंस अगर हों तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन। अब यहाँ पे भी एक कैच है, आप क्या है, पहला जो आपका कंडीशन होनी चाहिए वो इफ होना चाहिए और उसके अंदर जितने भी कंडीशंस होने चाहिए आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, या तो इफ लगाओ या फिर एल्स इफ लगाओ। ये नहीं है कि अगर नेस्टेड इफ आप बना रहे हो तो इफ के अंदर सिर्फ इफ ही डाल सकते हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इफ के अंदर इफ भी यूज कर सकते हो, एल्स इफ भी यूज कर सकते हो, और एल्स स्टेटमेंट तो अपने नेसेसिटी के हिसाब से आप उसे लगा सकते हो। अब इसका ब्लॉक कैसे काम करेगा, मान लो ये इफ हो, आपने इसके अंदर मल्टीपल इफ एल्स इफ बना दिए, ठीक है, तो लास्ट में जो आप इस कंडीशन एल्स कंडीशन लगाओगे वो इस जो बाहर वाला आपने इफ डिक्लेयर किया हुआ है उसका एल्स है। इसको अगर अच्छे समझना है कि अगर तो आपने कोई एल्स स्टेटमेंट लगाया तो आपको पता नहीं चला कि ये किस इफ का एल्स है, तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि जिस इफ का यहाँ पे करली ब्रैकेट एल्स से जस्ट पहले जिसका करली ब्रैकेट बंद होगा उसी इफ का ये एल्स पार्ट माना जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इफ यहाँ पे बंद हुआ तो इसका एल्स पार्ट ये हो गया। अगर आप ऐसा करते हो कि एक इफ कंडीशन बनाया, ठीक है, उसके अंदर आपने सिर्फ एल्स डाला है, उसके अंदर आप सिर्फ एल्स डाला है, तो यहाँ पे आपका दिखा देगा अबेंडेंट एल्स कंडीशन, ठीक है, ये आपने अनाथ बना दिया। एल्स जो कंडीशन होता है वो अकेले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए हमेशा एक इफ कंडीशन चाहिए या फिर एल्स इफ कंडीशन चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ एक इफ कंडीशन लगा रहे हो तो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि जो इफ कंडीशन होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। समझ में आ गया? तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर कल लाइव सेशन जब लेंगे तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला चीज हो गया वो इफ एल्स हो गया, दूसरा जो हमारा हो गया वो इफ एल्स इफ हो गया, और हमारा तीसरा क्या होगा, नेस्टेड इफ हो गया। अब एक और जो हमारे पास आता है कंडीशनल स्टेटमेंट वो है आपका स्विच केस, वो है आपका स्विच केस। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है स्विच केस का, आपके घर में एक बोर्ड होगा, स्विच बोर्ड होगा, तो हर एक स्विच के साथ, हम नॉर्मली जनरली की बात कर रहे हैं, हर एक स्विच के साथ एक ऑपरेशन एसोसिएटेड होता है। फॉर एग्जांपल आपके घर में ये 3 स्विचेस हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है, ये एक सॉकेट लगा और यहाँ पे आपके 3 स्विचेस हैं। हो सकता है ये स्विच आपके CFL से लगा हो, ये स्विच आपका फैन से हो, और ये स्विच आपके इस सॉकेट से, ठीक है। तो स्विच केस भी यही चीज करता है। स्विच केस क्या करता है, हर एक ऑपरेशन का एक केस बनाता है, हर एक आपके इनपुट का एक केस बना देता है, मतलब उसको एक पर्टिकुलर चीजों से कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो आपका सॉकेट वाला केस है, जो ये इलेक्ट्रिकल स्विच का जो केस है, उसमें भी क्या है, आपके हर एक स्विच के साथ एक ऑपरेशन, एक केस, टू बी मोर प्रिसाइज इन जावा लैंग्वेज, एक केस एसोसिएटेड है, ठीक है। इस वाले कौन सा केस एसोसिएटेड है, लाइट का केस। इस वाले के स्विच के साथ कौन सा केस एसोसिएटेड है, फैन का केस। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप इस स्विच को प्रेस करते हो तो आपका लाइट जल जाएगा, नहीं, जो केस इस स्विच के साथ एसोसिएटेड है वही चीज वहां पे
काम करेगा। ऐसा भी नहीं होगा केस शॉर्ट गया तो आपने दबाया तो फैन चल गया, ऐसा नहीं। तो स्विच केस क्या है? स्विच केस, हर एक स्विच के लिए एक पर्टिकुलर केस डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो जावा में भी होता है इसका। सिंटेक्स पर देख लेते हैं, सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले स्विच, यहाँ पे इसका पैरामीटर पास करेंगे। यहाँ पे क्या पैरामीटर पास करेंगे अभी उसे बताएंगे, सिर्फ यहाँ पे भी लिख देते हैं पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद आप केसेस बनाओगे, आपके क्या क्या केसेस हो सकते हैं। ये जो केस का आप यहाँ पे नंबर डालोगे वो सेम होना चाहिए जिस डेटा टाइप का आपने यहाँ पे वेरिएबल पास किया हुआ है। अगर आपने स्ट्रिंग पास किया है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो आपका केस बनेगा वो भी एक स्ट्रिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना दिया और यहाँ पे आप इंटीजर पास करो, ये यहाँ पे आपको एरर डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। फिर जब हमारा सारा ये केस बन जाएगा तो लास्ट में एक ऑप्शन हम बनाते हैं डिफॉल्ट का। ये स्विच के अंदर ही रहेगा, स्विच के ब्रेसेस के अंदर ही रहेगा। तो डिफॉल्ट क्या करता है, मान लीजिए कि आपने कोई ऑप्शन डाला, मान लीजिए हमने एडिशन का, हमने एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, ठीक है, एक सिंपल कमांड लाइन में कैलकुलेटर बना रहे हैं। हम उसमें डाल दें कि जब 1 प्रेस करे तो एडिशन हो, 2 प्रेस करे तो सब्ट्रैक्शन हो, 3 प्रेस करे तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और कोई एक ऐसा यूजर आ गया जिसने इस मीनू ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दिया, तो उस केस में क्या होगा, मान लो गलती से उसने 5 या 4 प्रेस कर दिया, तो उस केस में आपने कोई ऐसा केस बनाया हुआ है नहीं, 4 के लिए कोई केस यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो क्या करेगा वो डिफॉल्ट में आ जाएगा। फिर डिफॉल्ट में जो आप ऑपरेशन दिए होंगे या फिर जो भी मैसेज आप डिस्प्ले किए होंगे ऑटोमेटिकली वो चीज आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। समझ में आया स्विच केस कैसे काम करता है? एक बार और बता देता है। स्विच केस जो नॉर्मली हमारे घर में स्विच बोर्ड होता है उसी के ऑपरेशन की तरह काम करता है। स्विच बोर्ड में, स्विच में जो स्टेटमेंट होता है उसमें एक पैरामीटर पास करते हैं कि कौन सा काम करना है। फॉर एग्जांपल हम अपने दिमाग को मैसेज देते हैं कि भाई हमको पहला स्विच दबाना है, ठीक है। स्विच नंबर 1 जो है हमारे बोर्ड में उसे हमें प्रेस करना है। तो आप जावा को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आपको कौन सा केस चलाना, मतलब कौन सा स्विच प्रेस करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंटीग्रल नंबर डाले हुए हैं तो 1 2 3 कुछ भी डाल सकते हो। तो जो आप 1 यहाँ पे एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली केस 1 जो आपने बनाया होगा उस पे चला जाएगा। ओके, तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। वो पूरा सिंटेक्स नहीं था, यहाँ पे पूरा सिंटेक्स देख लेते हैं। ये आपके यहाँ पे आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर हो जाएगा, ठीक। इसे ओपन करोगे, आप अपना केस बनाओगे, केस 1, केस 2, ठीक है। ये यहाँ पे ब्रैकेट डालना कोई जरूरी है नहीं, ठीक है, क्योंकि और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप स्विच केस के साथ काम कर रहे हो तो हर एक केस के बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट लगाना है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, देखो बताया था हर एक लेक्चर के बीच में जो जो टॉपिक्स आते रहेंगे उससे हम धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे ताकि एक पर्टिकुलर लेक्चर ना पड़े। ऐसे हो जाएगा तो ज्यादा वीडियोस हो जाएंगे, आपको ही देखने में प्रॉब्लम होगा। उस तरह अगर लाइन से आप हर एक लेक्चर देख रहे हो तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाए, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? दो चीजें होती हैं, एक ब्रेक होता है और एक कंटिन्यू होता है, ठीक है। दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? ब्रेक नाम से तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमको तोड़ देना, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी आपके प्रोग्राम में कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट हो या फिर लूप हो, जब आपका ब्रेक एनकाउंटर होता है तो आपका प्रोग्राम क्या करता है, आपका प्रोग्राम क्या करता है, वहीं पे अपने कंट्रोल को रोक देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस इफ के अंदर एक ब्रेक लगा दिया, ठीक है, तो जैसे ही ये कंडीशन एनकाउंटर करेगा आपका प्रोग्राम वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है, उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे कैच है, अगर आप किसी लूप में ब्रेक को लगा रहे हो तो ठीक है, तो क्या करेगा, जब वो ब्रेक एनकाउंटर होगा तो सिर्फ इस लूप के बाहर आएगा आपका कंट्रोल, ना कि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। उसके बाद आप इस लूप के बाहर आप जो भी स्टेटमेंट लिखे रहोगे वो सारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी, सिर्फ वो लूप वहां पे टर्मिनेट हो जाएगा जैसे आपका ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है, ठीक है। अब दूसरा आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, अगर कंटिन्यू आपका एनकाउंटर होता है आपके कंट्रोल के अंदर तो वो क्या करता है, कंटिन्यू का मतलब चलो भाई आगे बढ़ते रहो, वहां पे आपको रुकना नहीं। कंटिन्यू क्या करेगा, वापस से ही आपके प्रोग्राम को चलाने लगेगा। अगर यहाँ पे ब्रेक की जगह हमने कंटिन्यू लिखा है तो जब कंटिन्यू आएगा तो अगर आपका कंडीशन फॉल्स भी हो तो ऑटोमेटिकली वो फिर से लूप चलाने लगेगा। ब्रेक और कंटिन्यू का समझ में आ गया क्या मतलब होता है? ब्रेक का मतलब ये होता है कि जब भी ब्रेक एनकाउंटर होता है तो जिस भी स्टेटमेंट के अंदर, जिस भी ब्लॉक के अंदर वो रहता है तो उस ब्लॉक को वो टर्मिनेट कर देता है, उस ब्लॉक को वहीं पर वो रोक देता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर सिंपली किसी मेथड में ब्रेक डाल दिया है नीचे, तो जैसे ही वो उस ब्रेक को काउंटर करेगा वहीं पे आपका मेथड का काम रुक जाएगा, उसके आगे कोई भी कितना हो स्टेटमेंट्स आप लिख दिए होगे
हजारों 50,000 जितना स्टेटमेंट बन उतना लिख दो, लेकिन वो स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने जावा को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई यहाँ पे हमें अपना प्रोग्राम ब्रेक कर देना है। ठीक है, चलो फिर में अपना स्विच केस का लिख लेते हैं। ब्रेक समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ जाना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ पे आपको अपने केसेस डिफाइन कर देते हैं। हर एक केसेस के बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट लगाना ही लगाना है। ठीक है, यहाँ पे केस 2 और यहाँ पे कोलन लगाना, सेमी कोलन नहीं लगाना। हर एक केस के बाद आपको यहाँ पे कोलन लगाना, ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, आपको हर एक केस के बाद कोलन लगाना, और ब्रेक के बाद बाकी ब्रेक तो कीवर्ड है तो वहां पे आपको सेमी कोलन लगाना ही लगाना। फिर जब आपके सारे केसेस बन जाए तो लास्ट में आपने क्या बनाना है? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में कुछ भी प्रिंट कर दो, मैसेज इनवैलिड इनपुट या कुछ भी। फिर लास्ट में आपको स्विच का ये जो कर्ली ब्रैकेट है उसे आपको क्लोज करना। समझ में आ गया? तो हमने क्या क्या देख लिया। हमने सबसे पहले इफ एल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, इफ एल्स क्या होता है। उसके बारे में इफ एल्स इफ के बारे में डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद हमने नेस्टेड इफ के बारे में डिस्कस कर लिया, और उसके बाद हमने स्विच केस के बारे में डिस्कस कर लिया। इन सारी चीजों में कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी हमने बता दिया वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके बाहर से आपके एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये पूछ सकेगा कि स्विच केस कैसे यूज होता है, इसका सिंटेक्स लिखो। ठीक है, या फिर कल बताया था कि मान लो आपको कोई प्रोग्राम दे देगा, बोलेगा फाइंड द एरर इन दिस प्रोग्राम। तो यही चीजें, सिंपल सिंपल चीजें एग्जाम में पूछती है। बोर्ड एग्जाम कंप्यूटर का एकदम ईजी होता है, आपको बिल्कुल भी कोई भी मन में डाउट नहीं रखना। 60 मार्क्स का आपका प्रोग्राम ही आता है, तो 60 मार्क्स सीधा प्रोग्राम से उठा सकते हो। बाकी 40 मार्क्स का थियरी आता है, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी अधिकतर जो पार्ट होता है वो प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड होता है। ये फाइंड द एरर आ जाएगा आपका 5 मार्क्स का, फिर आउटपुट पूछ लेगा 5-10 मार्क्स का। तो यही सारी चीजें होती है। मेन जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सिर्फ आपके 10 मार्क्स में आते हैं। 100 में से सिर्फ 10 मार्क्स आपका क्वेश्चन आंसर आता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ऐसा कुछ। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। चलो अब प्रोग्राम बना लेते हैं इसके ऊपर। इफ एल्स के ऊपर तो हमने प्रोग्राम कल बना ही लिया था। ठीक है, इफ एल्स तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको आगे बनाना है इफ एल्स इफ के ऊपर। ठीक है, लाइन बाय लाइन सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो इफ एल्स इफ के ऊपर अपना प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, पब्लिक वर्ड में अभी हमें कोई अभी इनपुट की जरूरत है नहीं, तो उसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर हमें इफ एल्स इफ बनाना है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर इनपुट लेते हैं और उसे चेक करते हैं कि वो 2 और 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा इफ एल्स इफ से हो जाएगा। आपको दिमाग में ये लिखना है, अगर कोई प्रोग्राम आपको मिल रहा है तो आपको ये पता रहना चाहिए आके इफ एल्स इफ यूज होगा कि नहीं। वो कैसे आपको पता चलेगा? प्रोग्राम देखते ही पता चलेगा। उसमें मल्टीपल कंडीशंस पूछ रहा है कि अगर पहला नहीं सही हुआ दूसरा चेक करो, दूसरा नहीं सही हुआ तीसरा चेक करो। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हाँ यहाँ पे ये हमसे इफ एल्स इफ का डिमांड कर रहा है। जैसे इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, इस प्रोग्राम में हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हमारे जो नंबर है जो हम इनपुट ले रहे हैं वो 2 से डिविजिबल है या फिर 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 2 से डिविजिबल है तो वो दिखा दे, 3 से डिविजिबल है तो वो दिखा दे। ओके, चलो भाई अब इसे भी कर लेते हैं। तो हमें एक इनपुट की जरूरत होगी क्योंकि हमें नंबर चाहिए, तो एक इंटीजर नंबर हमको चाहिए, तो int n वहां पे हम इनपुट लेंगे। फिर हमारा इफ कंडीशन होगा, सबसे पहले हमें 2 चेक करना है 2 से डिविजिबल है नहीं। तो n mod 2 आपको कल बताया था, mod से आपका क्या निकलता है, परसेंटेज साइन में आपका रिमाइंडर निकलता है। n mod 2 इक्वल टू 0। अगर ये ट्रू हुआ तो आपको प्रिंट करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये हो गया डिविजिबल बाय 2। एल्स इफ अगर वो नहीं तो क्या ये सही है, n mod 3 इक्वल टू 0 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिविजिबल बाय 3। अभी आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर जो 6 नंबर है वो तो दोनों से डिविजिबल है, उसका आप क्या करोगे? तो अभी आपको बताते हैं कि उसका हम क्या करने वाले हैं। फिर एल्स पार्ट हम डिफाइन कर देंगे, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या प्रिंट करें। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, दिमाग खराब है। ठीक है, कुछ भी मजाक में कभी कभी मजाक कर लिया जाता है। ओके, ये हमारा हो गया प्रोग्राम रेडी इफ एल्स इफ का। अब इसे रन करके हम चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट आता है कि नहीं आता। अभी 6 वाला आउटपुट यहाँ पे नहीं डालेंगे, मतलब जो नंबर दोनों डिविजिबल उसका भी इनपुट यहाँ पे नहीं डालेंगे, बाकी सिंपली देखते हैं। तो पहला नंबर डालते हैं 2 डिविजिबल बाय 2।
ठीक है, अभी इसका वर्किंग भी आपको समझाएंगे। दूसरा नंबर डालते हैं 6। चलो 6 डाल के देखते हैं इसमें क्या आउटपुट आएगा। एज प्रेडिक्टेड बाय मी द आउटपुट विल बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, डिविजिबल बाय 2। ये क्यों आया अभी आपको हम बताते हैं। एक और आउटपुट देख लेते हैं 9, याद है डिविजिबल बाय 3। वेरी गुड। अब इसके वर्किंग के ऊपर आते हैं। आउटपुट तो आ गया भाई, जैसा हमारा डिजायर्ड आउटपुट जो था वो आउटपुट हमारे आ गया। अब हम देख लेते हैं इसका वर्किंग, ये काम कैसे कर रहा है। यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इनपुट आ गया, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा इनपुट 2 है। n mod 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, डिविजिबल बाय 2 हो गया, ये प्रिंट कर दिया यहाँ पे। चलो भाई, पहला तो आउटपुट बहुत ही आसानी से आ गया, वेरी गुड। दूसरा हमारा इनपुट था 6। अब सर 6 जो नंबर है वो हम जानते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट भाई, हम जानते हैं 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। जो हमारा 6 नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो सिर्फ जब आपने रन कराया तो वहां पे सिर्फ क्यों लिखा है डिविजिबल बाय 2, ये दूसरा स्टेटमेंट क्यों नहीं चेक किया। तो आपको जब इफ एल्स इफ के बारे में बता रहे हैं तो वहां पे एक चीज आपको मेंशन किया था कि अगर आपका पहला कंडीशन ट्रू हो जाता है तो आगे का ये सारा चीजें इग्नोर कर देगा। ठीक है, आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। तो ये यहाँ 6 के केस में वही चीज हो रहा है ना, 2 3 दोनों से डिविजिबल है। तो सबसे पहले चेक करा इफ 6 mod 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है या नहीं। कंडीशन ट्रू है, डिविजिबल बाय 2 प्रिंट कर दिया, कंडीशन ट्रू हो गया। आगे के सारे चीज इग्नोर कर दिया, बोलो भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है, हमको यहीं पे अपना कंट्रोल को। अब 9 वाले केस का देख लेते हैं। 9 mod 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है नहीं, क्योंकि जब 9 को हम 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 1 आता है, कंडीशन ही फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या करेगा, अगले लाइन में आ जाएगा, अगले लाइन में एल्स इफ n mod 3 इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू हो गया। 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है ना भैया, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो ये कंडीशन ट्रू हो गया तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया उसने डिविजिबल बाय 3। अब एक और आउटपुट देख लेते हैं, न्यूट्रल आउटपुट, कि जब 2 और 3 दोनों से वो डिविजिबल ना हो तो उस केस में क्या होता है। ठीक, हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करना चाहिए एज वी नो। तो कोई नंबर ऐसा बोलो, 17 ले लो। तो दिमाग खराब है क्यों आउटपुट आया, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाय 2, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, और मेरा मैथ कमजोर है, रिमाइंडर 1 आएगा। 17 डिवाइडेड बाय 3, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, मेरा मैथ कमजोर है, इसमें रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गया, तो आपका क्या हुआ, वो एल्स पार्ट में चला गया। क्लियर हो गया आपका। ये आपको इफ एल्स तो कल समझ में आ गया था, इफ एल्स भी समझ में आ गया, इसका एग्जांपल के साथ बता दिया है। ठीक है, आगे जब हम लंबे लंबे प्रोग्राम्स करेंगे तो उसमें तो समझ में ही आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक देना। चलो भाई, ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। चलो इफ एल्स इफ हमें तो क्लियर हो गया होगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अभी कुछ भी डाउट होगा तो अगर फिलहाल इस अभी तक जो हमने चीजें डिस्कस किया, कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। अगर आपको एक्सटेंसिव इसका चाहिए और भी एग्जांपल चाहिए तो आगे हम जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोग्राम करने स्टार्ट करेंगे। अभी एक और चीज पूछना था, क्या हमें जो 10 इयर्स है हमारा क्लास 10 और 12 का, उसमें से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने चाहिए क्या, जो हम टॉपिक कवर करते जा रहे हैं। एक जैसे कोई हमारा टॉपिक कवर हुआ है उसके अगले दिन हम क्या कर लें, उससे रिलेटेड 10 इयर्स से जो भी क्वेश्चंस है उसे सॉल्व कर लें। क्या ऐसा करना चाहिए? मुझे तो अच्छा लगा, मुझे ये चीज अच्छा लगा कि ऐसे करेंगे तो हमारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपरेशन होता चला जाएगा और हमें चीजें और अच्छे से क्लियर भी होती जाएंगी। कमेंट सेक्शन में आप बता दो कि आपको ये चीज चाहिए या नहीं। अगर चाहिए हो तो भाई हम उसी के लिए हैं ही, आपके हर एक डिमांड को हमें पूरा करना ही करना है। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर होगी। हमारा हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, इफ एल्स देख लिया और इफ एल्स इफ देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, अब आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा कि 6 वाले केस का कैसे होगा। तो 6 वाला जो केस होगा वो आपका सॉल्व होगा नेस्टेड इफ वाले कंडीशन से। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा अभी उसे बताते हैं। तो नेस्टेड इफ वाले कंडीशन वो कैसे सॉल्व होगा, देखो हमारा इनपुट है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, अगर नंबर 2 से डिविजिबल है, फॉर एग्जांपल 6 हम लेके चलते हैं, 6 mod 2 इक्वल टू 0। हाँ भैया, नंबर 6 से डिविजिबल है। अब हमें ये देखना है कि वो नंबर 3 से भी डिविजिबल है या नहीं। यहाँ पे हम डबल कंडीशन चेक कर रहे हैं कि नंबर दोनों से डिविजिबल होना चाहिए तभी आउटपुट हमारा दे।
ठीक है, तो इसके अंदर हम दूसरा कंडीशन डालेंगे। अभी सिंपली अभी प्रोग्राम देख लो, उसके बाद आपको बताएंगे इसका ट्राई रन करके। n mod 3 इक्वल टू 0, क्या नंबर 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ठीक है। अब अभी सब चीजें समझ आएंगे, सिर्फ प्रोग्राम देखो कि कैसे कहाँ पे क्या लिख रहा है। चलो भाई, ये हमारा if else का प्रोग्राम हो गया, नेस्टेड इफ का प्रोग्राम, सॉरी नेस्टेड इफ का प्रोग्राम हो गया। पहले इसे रन कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसका ट्राई रन बताते हैं। ओके, चलो भाई इसको पहले रन कर लिया जाए। तो इसमें आपको 6 वाले केस का आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले हम 6 के साथ देख लेते हैं। 6 के साथ क्या आउटपुट आना चाहिए, नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 3 एंड 2, तो 6 डालते हैं, तो हमारा आउटपुट है नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। चलो भाई बहुत से, कोई और इनपुट डालते हैं, फॉर एग्जांपल 9 डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट देगा नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। और कोई डालते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो 12 डालते हैं, दोनों डिविजिबल है, नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। एक और दे देते हैं जो सिर्फ 2 से डिविजिबल 10 10, इसका आउटपुट आएगा नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बट इज डिविजिबल बाय 2। अब इसका देख लेते हैं ये कैसे काम किया। देखो भाई ये हमारा प्रोग्राम हो गया है, इनपुट ले लिया, ये तो आप सबको पता है। तो जैसे ही हम इनपुट लिए, सबसे पहला हमारा क्या क्या है, हम 2 से चेक कर रहे हैं कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। हमारा जो मेन, हमारा जो फोकस है वो हमारा 2 है, जो नंबर 2 है। अगर 2 से वो डिविजिबल है तभी आगे हम कुछ कर सकते हैं, अगर 2 से नहीं डिविजिबल है तो हमारा प्रोग्राम वहां पे आगे कंडीशन कोई भी चेक नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने 2 से चेक कर लिया। सबसे पहला हम 6 वाला केस लेके चलते हैं। 6 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, इफ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करेगा 6 mod 3 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू आपका प्रिंट कर देगा नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। इतनी चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया 6 का कैसे आउटपुट आया कि नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। अब एक आउटपुट लेते हैं 9 का, ठीक है। 9 को आउटपुट दिया था नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो सबसे पहला जो हमारा कंडीशन वो तो हमारी यही है ना, n mod 2 इक्वल टू 9 mod 2 इक्वल टू 0। ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि रिमाइंडर 1 आता है। तो क्या करेगा, ये आपका ब्लॉक था if का, तो इसको पूरा इग्नोर कर देगा। क्यों इग्नोर कर देगा, क्योंकि जो आपका पहला if कंडीशन है वही फॉल्स हो गया, आगे उसको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमने बताया था अगर if कंडीशन ट्रू होता है तभी उसके अंदर के सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, अगर वो फॉल्स होता है उसके अंदर के कोई भी स्टेटमेंट को वो छूता तक नहीं है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो आपके एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, आपको आउटपुट दे दिया था द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब दूसरा आउटपुट देखते हैं 10 वाला, दूसरा इनपुट हमारा 10 वाला। 10 mod 2 इक्वल टू 0, जी भैया 10 तो 2 से डिविजिबल होता है, ये सबको पता है। आपको नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, मैथ्स पढ़ लीजिए जाके, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ अगर मुझे नहीं पता हो। 10 mod 2 इक्वल टू 0, 10 mod 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, लूप इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंडीशन है n mod 3 इक्वल टू 0। तो 10 mod 3 इक्वल टू 0 होता है क्या, 10 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं भैया बिल्कुल नहीं, रिमाइंडर तो 1 आएगा। यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गया और जी वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट कर देगा और आउटपुट क्या देता है, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बट इज डिविजिबल बाय 2। अब वहां पे एक और चीज समझ में आया ना, मैंने बोला था कि हर एक इफ के बाद उसका एल्स कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। हर एक इफ के बाद उसका एल्स कंडीशन होना चाहिए। तो इस इफ का एल्स का पार्ट ये है ना कि ये है, इस वाले को एग्जीक्यूट नहीं किया। जब ये कंडीशन फॉल्स हुआ है, सॉरी पेन कहाँ गया, जब ये वाला कंडीशन, जब ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स हुआ है तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट किया, ना कि ये वाला, क्योंकि इसका क्लोजिंग यहाँ पर है और उसके बाद ये वाला एल्स पार्ट है इसलिए उसे एग्जीक्यूट किया। और इस वाले का क्लोजिंग यहाँ पर, उसके बाद ये एल्स पार्ट है इसलिए वो कंडीशन फॉल्स हुआ है तो इसे एग्जीक्यूट किया।
अब भैया आपने एक और चीज बताया था कि अगर किसी इफ के बिना हम एल्स को डालते हैं तो वहां पे एरर दिखाएगा। हाँ बिल्कुल भी सही है। तो इस इफ को हम हटा देते हैं अंदर का, ठीक है, और इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। अभी सामने तुमको रेड दिख गया होगा, तो आगे बताने की जरूरत है क्या? बता देते हैं क्या एरर आ रहा है। else without if या फिर abandoned else without if आगे आपका एरर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कभी भी अकेले else कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। if अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, अभी आपको दिखा देते हैं। ये जो हमारा नेस्टेड वाला if है, दोनों में से else पार्ट को हटा देते हैं, देखते हैं दोनों if अकेले एग्जिस्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल, देखो प्रोग्राम कंपाइल हो गया, नो सिंटेक्स एरर आपका आ गया यहाँ पे, नो सिंटेक्स एरर। इसका मतलब else पार्ट if जो होता है, हमें क्या ध्यान रखना है, if can exist independently, मतलब वो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है पेंडेंटली, ठीक है, मतलब बिना else के भी if काम कर सकता है। लेकिन जो else होता है, else should always have an if condition, ठीक है। ऐसे ही भैया क्या ये else if के साथ ही वैलिड है? बिल्कुल, देख लेते हैं, मन में डाउट क्यों ही रखना है, हर चीज क्लियर कर लो तुरंत। चलो हम else if को भी यहाँ पे ले सकते हैं। ये हमारा if हो गया, इसके अंदर हम डाल दिए, चलो कुछ भी मैसेज आप करते हैं, system.println hello कृष्ण, ठीक है। और इसका अगला पार्ट है else if n mod 3 = 0। मैं आपको हम प्रिंट कर देंगे हेलो राधे, ठीक है, कृष्ण राधे राधे कृष्ण, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अगर वो इसका आउटपुट तो दिखाई दिया है else if का, चलो यहाँ पे देख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं कि else if इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2, तो आपको प्रिंट करेगा हेलो कृष्णा। मान लो आपका इनपुट है 9, तो आपको हेलो राधे प्रिंट करेगा। चलो ये चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं कि ये अबेंडेंटली रह सकता है कि नहीं, बिना if का ये रह सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे हम इसको उड़ा देते हैं, फिर से कंपाइल करेंगे, लिखा है else without if। तो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी कि अगर else if या else कंडीशन डालना है तो वो इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमेशा एक टॉप पे if कंडीशन होना बहुत ही जरूरी है। अगर टॉप if कंडीशन नहीं होगा तो वो बिल्कुल भी वहां पे काम नहीं करेगा। इतनी बातें क्लियर होगी? चलो भाई, तो क्या क्या हमें क्लियर हो गया प्रोग्राम, एक सिंपल एग्जांपल जैसे क्या क्या हमें क्लियर हो गया, if else क्लियर हो गया, if else if क्लियर हो गया, और नेस्टेड इफ क्लियर हो गया। नेस्टेड इफ या नेस्टेड इफ एल्स बोल दो या नेस्टेड एल्स इफ बोल दो, इफ एल्स इफ बोल दो। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हमें डिस्कस करना है स्विच केस। स्विच केस, ओके, चलो स्विच केस के लिए आपको स्कैनर क्लास, तो अगर स्कैनर क्लास आपको पता रहेगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा इसके स्विच केस बनाने में। लेकिन फिलहाल अभी स्कैनर क्लास हम पढ़े नहीं है, तो हम बिना स्कैनर क्लास का अपना यहाँ पे बनाने वाले। तो हम क्या एक प्रोग्राम बना रहे हैं, हम एक सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं जिसमें हमें 3 ऑपरेशंस करने हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 1 प्रेस हो तो एडिशन, और 2 प्रेस हो तो वहां पे आपका सब्ट्रैक्शन, और 3 प्रेस हो तो आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पब्लिक वॉइड में हमें सिर्फ कितने इनपुट की हमें जरूरत होगी, 3 इनपुट की जरूरत, 2 नंबर जिसका हम ऑपरेशन करने वाला है, पहला जो रहेगा वो हमारा इनपुट रहेगा, एंड ये हमारा इनपुट रहेगा, और बी और आईएनडी सी में हमारे वो ऑपरेटर्स, ऑपरेशन वाले टर्म्स रह जाएंगे। तो हमें क्या करना है, स्विच किसको करना है, हमारा यहाँ पे ऑप्शन वाला क्या है, हमारा स्विच में उस चीज को पास करते हैं जिसमें हमारा ऑप्शन होता है, जो हमारे केस को डिफाइन करता है, डिसाइड करता है किस केस में जाएगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें ए में, क्योंकि ए में हम वो डालेंगे 1 अगर डालेंगे तो एडिशन होगा, 2 डालेंगे तो सब्ट्रैक्शन, 3 डालेंगे तो मल्टीप्लिकेशन। तो ए हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा ऑप्शन है। तो यहाँ पे स्विच में हम क्या पास करेंगे, ए वेरिएबल पास कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे ए को पास कर दिया, ओके, वेरी गुड। अब हमें केस बनाना है, पहला केस क्या है हमारा, पहले केस में हमें एडिशन करना है। तो इसमें एक वेरिएबल ले लेंगे, आईडेंटिटी इज इक्वल टू क्या क्या ऐड करना है, बी और सी को ऐड करना है। चलो भाई वेरी गुड, और यहीं पे इसको प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डी, ठीक है।
अभी देखो, हर एक प्रोग्राम के साथ उसको वहाँ पे एरर्स भी हम बता देंगे कि बच्चों से एरर क्या होता है, ठीक है, उससे आपको अच्छे समझ में आए। फिर बता देंगे कि अगर आप यहाँ पे ब्रेक नहीं डालोगे तो वहाँ पे क्या होगा। तो अगर 2 प्रेस करें तो क्या हो, एंटी सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू b माइनस सी, प्रिंट है सब्ट्रैक्शन, और इसे भी यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। फिर हमारा केस 3 बना देंगे हम। केस 3 हमारा मल्टीप्लिकेशन का है b इंटू सी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम यू, ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब हमें एक डिफॉल्ट बनाना होगा, मान लो यूजर एरर भी तो कर सकता है, तो तीनों में से कुछ ना दे, तो अगर आप डिफॉल्ट नहीं डालोगे तो वहाँ पे सिंपली कुछ आउटपुट ही नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो बेटर होता है कि अगर आप डिफॉल्ट डाल दो तो यूजर को पता चले हाँ उसने गलत इनपुट डाला है, ताकि अगला इनपुट उसका सही हो जाए। तो यहाँ पर हम डाल देंगे इनवैलिड इनपुट, ठीक है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये अबैंडन्ड है, तो इसको करके कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। तो पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट सही आता है कि नहीं। सबसे पहले हम एडिशन करके देखते हैं। एडिशन हमारा किस केस में था, केस 1 में। तो ए में हम पास करेंगे 1, बी में पास करेंगे 4, सी में 5 करेंगे, और हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 9। बिल्कुल सही है। दूसरा केस ट्राई करेंगे, 5 सॉरी 4, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव भी देख लो, नेगेटिव रिजल्ट देता है कि नहीं, 2 4 6 -2 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब हमारा तीसरा केस भी अपना हम देख लेंगे। तीसरा मल्टीप्लिकेशन था 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 20 आना चाहिए, 20 इनवैलिड इनपुट, अच्छा सॉरी इनवैलिड इनपुट, यहाँ पे मैंने केस 3 के बाद ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डाला, सॉरी गलती होगी। चलो मेरी गलती हुई, तो आपको समझ में आया कि अगर आप ब्रेक नहीं डालोगे उसके बाद के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने लेंगे जब तक आपका ब्रेक एनकाउंटर नहीं होता। 3 4 और 5 डाला तो उसे फ्रंट दिया। अब देखो अब एक काम कैसे कर रहा है। हमारे पास 3 इनपुट है, हम ए में ले लिया 1 फॉर एडिशन, बी में हमारा 2 हो गया, सी में हमारा 3 हो गया। तो जब 1 आपने डाला, स्विच क्या बोला, स्विच में वैल्यू 1 आ गई। स्विच बोला कि बेटा देखो अब तुम्हें वो केस डिसाइड करना है कि जो यहाँ पे आपको पास किया गया। तो उसने तुरंत कैच कर लिया, केस 1 मैच कर रहा है इसके साथ, तो केस 1 में चला जाएगा और इसे एग्जीक्यूट कर देगा। और ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया, तो वहीं पे ये कंट्रोल, ये स्विच का पूरा कंट्रोल टूट के बाहर आ जाएगा। ओके, इतनी बातें क्लियर होगी। फिर केस 2 की बात लेकर देख लें। इसके बाद 2 आया तो मैच करेगा सबसे सारे केस से, तो यहाँ पे केस 2 मैच हो गया तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। केस 3 डालोगे, केस 3 इसमें मैच करेगा तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। जब आपने 4 इनपुट डाला तो वहां पे आएगा इनवैलिड इनपुट, सॉरी इसका आउटपुट नहीं दिखाते, पहले इसका आउटपुट दिखा लेते हैं, फिर आगे उसका एरर वाला देखते हैं। मान लो 4 डाल दिए 5 6, तो इनवैलिड इनपुट यहाँ पे आउटपुट आ गया, ठीक है। अब समझ में आ गया कैसे ये काम कर रहा है। जब 1 डालेंगे तो ये जो स्विच है वो पूरा अपना स्टेटमेंट अपने अंदर पूरा ब्लॉक देखेगा कि 1 है कि नहीं है। अगर 1 होगा तो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं तो आपका डिफॉल्ट में आ जाएगा। अब देखते हैं कि ब्रेक अगर हम हटा देते हैं तो क्या होता है, ठीक है। पहले समझा देते हैं, फिर देखते हैं कि वो आउटपुट हमारा सही आ रहा है कि नहीं। ब्रेक हम केस 1 के बाद हटा दिए, ठीक है। तो क्या होगा, जब तक ब्रेक एनकाउंटर नहीं होगा किसी केस के बाद, ठीक है, जब तक ब्रेक एनकाउंटर नहीं होगा तब तक वो एग्जीक्यूट करता जाएगा। मतलब इस केस में क्या होना चाहिए, अगर हम इनपुट 1 देते हैं तो केस 1 और केस 2 दोनों ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने केस 1 के बाद ब्रेक नहीं डाला। हमने कंट्रोल को ये नहीं बोला केस 1 के बाद तुमको रुक जाना, भले तुम्हारा इनपुट 1 है लेकिन हमने तुम्हें रोका नहीं, तो तुम आगे बढ़ सकते हो। तो देख लेते हैं सही होता है कि नहीं। 1 4 5, तो हमारा 2 आउटपुट आना चाहिए, 9 आना चाहिए और -1 आना चाहिए। तो 9 और -1 आ गया। समझ में आ गया क्यों ऐसा है, समझ में आ गया। मान लो आप केस 2 के बाद भी ब्रेक हटा देते हो तब भी 1 इनपुट अगर दोगे तो 3 तक आपका चलेगा, क्योंकि 3 के बाद ब्रेक एनकाउंटर करेगा। 3 के बाद भी हटा दोगे तो इनवैलिड इनपुट मतलब डिफॉल्ट तक एग्जीक्यूट करेगा। फिर डिफॉल्ट के बाद आपने यहाँ ब्रेसेस डाला हुआ है, तो ब्रेसेस क्या होता है, ब्रेसिस भी एक तरह का ब्रेक ही है, मतलब वो बोलता है कि यहाँ पे अब खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे खत्म हो गया और यहाँ पे स्विच आपका खत्म ही जा रहा है, तो पूरा स्टेटमेंट वहां से आपका खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया कि अगर ब्रेक हटा देंगे तो क्या होगा। बाकी एरर्स भी समझ में आ गए, इस प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है वो भी आपको समझ में आ गया। इतनी चीजों में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हो और उसे हम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही है। आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, अब पहले देख लेते हैं।
एक ही बार से। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? इफ एल्स, ये तो पिछली में कर लिया था सर, चलो बहुत बढ़िया। फिर हमने देखा था इफ एल्स इफ, फिर हमने नेस्टेड इफ, और फिर हमने देखा है स्विच केस। ये हमारे आज के टॉपिक्स हो गए, ठीक है। इतनी चीजों में कोई भी अगर डाउट है, आज के लेक्चर में कोई भी अगर डाउट है, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ दो, या फिर हमें ज्वाइन कर लो आप टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, तीनों जगह कहीं मैसेज कर सकते हो। हमारा लिंक क्या है? टेलीग्राम का हमारा लिंक है https://t.me/learndu, ठीक है, स्पेलिंग बहुत अच्छा है, आपको ही पता है। इंस्टाग्राम का हमारा क्या लिंक है? https://instagram.com/learndu, या फिर सिंपली इंस्टाग्राम में जाके लर्नड्यू सर्च कर लेना, टेलीग्राम में जाके सीधे लर्नड्यू सर्च कर लेना। और हमारा फेसबुक का क्या है? https://fb.com/let's-learn-you, वहाँ पे ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं था सिंपल लर्निंग, तो हमने लेट्स लर्न को लिख दिया क्योंकि वो हमारा मोटिव है, मतलब हमारा जो हैशटैग लेट्स लर्न यू, उसे हमने वहाँ पे यूज कर लिया। अब आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया। कल हम क्या डिस्कस करेंगे? कल हम इटरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, या फिर लूप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कितने तरीके के लूप्स होते हैं? मेनली आपके 3 तरीके के लूप होता है। फॉर लूप होता है, फिर वाइल लूप होता है, और तीसरा होता है हमारा डू वाइल लूप। इन तीनों के बारे में डिटेल में इसका 2 लेक्चर होगा। पहले में सबका डेफिनेशन हम देख लेंगे, दूसरे में सबका एक एक प्रोग्राम के साथ एग्जांपल देख लेंगे। फिर इतनी चीजें जब हो जाएंगी तो आपका इतने टॉपिक में आपका क्लास 9 का मेजर चीज खत्म हो गया, ठीक है। क्लास 9 में जितना भी जावा का है वो मेजर पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, सिर्फ प्रोग्रामिंग रह जाएगा, वो तो हम धीरे धीरे सारे प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होगी। कल के लेक्चर के लिए भाई टाइम बता दिया है, मोस्ट प्रोबेबली 11:30 बजे आपको 8 या 9 बजे तक आपको रिमाइंडर मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट पे कि कितने बजे आपकी क्लास होने वाली है, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, आप खुशी खुशी अच्छे अच्छे मीम शेयर करते हैं ताकि आपका मूड भी थोड़ा फ्रेश रहे, पढ़ाई से रिलेटेड मीम्स रहते हैं, ज्यादा हट के नहीं रहता, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, टेलीग्राम के हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो, ताकि कोई भी आपको डाउट है तुरंत मैसेज करके, वहाँ पे सारे टीचर्स हैं, आप तुरंत वहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। फेसबुक पे फॉलो कर दो, वहाँ पे आप डायरेक्टली आप मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ओके। और क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करा सके, ठीक है। जितना ज्यादा रीच होगा उतना हमारा फायदा, आपका ही फायदा होगा, ठीक है। हमारा फायदा होगा तो आपका फायदा होगा। जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे वैसे नए नए और सब्जेक्ट के टीचर्स लाते रहेंगे। फिजिक्स आपको ये बताना भूल गया, कुछ दिनों में फिजिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो सकती हैं, अभी कंफर्म नहीं है। टीचर का अभी डेमो वीडियो हमने लिया है, उस पर देखते हैं कि उसका कैसा रिस्पॉन्स, वो सही से पढ़ा पा रहा है कि नहीं पढ़ा पा रहा है, उसके हिसाब से हम अपने चैनल पे उन्हें भी ऐड कर देंगे। तो आपको कितना सब्जेक्ट मिल जाएंगे? 3 सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। मैथ्स मिल जाएगा, कंप्यूटर तो मिल ही रहा है, और आपको फिजिक्स तो मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे हम केमिस्ट्री भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, और लाइव सेशन में यार ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइव सेशन शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक लाइव सेशन को अटेंड कर सके और थोड़ा हमें भी मजा आए पढ़ाने में, ठीक है। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।